आज हम 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय में एक दल के प्रभुत्व के बारे में पढ़ा था। क्या आप सभी को याद है हमने दूसरे अध्याय में क्या क्या पढ़ा था? उस अध्याय में हमने यह पढ़ा था कि किस तरह कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व देश की राजनीति में था। अब हम इस अध्याय में कांग्रेस प्रणाली को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र सबसे जटिल प्रकार की सरकार है। भारतीय लोकतंत्र के मार्गदर्शक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नेहरू जी ने भारत में संसदीय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनके नेतृत्व में देश ने अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किया। लेकिन 1963 में नेहरू जी बीमार चल रहे थे। देश के सामने अब बहुत बड़ा सवाल था इस बात को लेकर कि नेहरू जी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश के बाहर कुछ लोगों को लगता था कि भारत भी अन्य नव स्वतंत्र देशों की तरफ उत्तराधिकार के मामले को लोकतंत्र ढंग से सुलझाने में असमर्थ रहेगा। कुछ का मानना था कि नेहरू जी के बिना भारत में लोकतंत्र नहीं रह पाएगा और वहां भी सेना का राज हो जाएगा। देश अभी भी गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन आदि समस्याओं से उभर नहीं पाया था। ऐसे में उत्तराधिकार के प्रश्न ने इस समस्या को और अधिक विकट बना दिया था तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किल आ रही थी तथा विपक्ष पहले की अपेक्षा से कम विभाजित और कहीं ज्यादा ताकतवर हो रहा था। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता को एक साथ लेकर नहीं चल पा रही थी। तो 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो गई। कांग्रेस नेतृत्व नेहरू के कद के समान नेता ढूंढने में असफल थे, परंतु एक समझौते सूत्र के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री जी को मोरारजी देसाई के मुकाबले में प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं, तो शास्त्री जी कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? आइए अब जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के कुछ जाने माने एवं लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। शास्त्री जी कई वर्षों तक महात्मा गांधी के शिष्य रहे। उन्होंने नेहरू जी के साथ भी काम किया था। वे एक साधारण परिवार से थे और साथी मंत्रियों, लोगों, अधिकारियों, मीडिया आदि द्वारा उनको सदा कम ही आंका गया था। वह नेहरू जी ही थे जिन्होंने उनकी क्षमताओं को पहचाना था। हजरत बल तीर्थ स्थल के संकट को सुलझाने और असम में भाषाई दंगों को कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी छवि अखंड और बेजोड़ ईमानदार व्यक्ति की थी। एक बार एक बड़ी दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया, जो उनके अपने पद के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी भरे भाव को दर्शाता था। लाल बहादुर जी का शासनकाल कैसा था? नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जन सहमति से नेहरू उत्तराधिकारी बने। शास्त्री जी 1964 से देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। पहला था खाद्यान्न संकट। 1960 के दशक के शुरुआती दौर में देश के कई क्षेत्रों में ठीक से बारिश न होने के कारण देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा। इसका असर कृषि पर पड़ा और देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।
शास्त्री जी ने संकट प्रबंधक की भूमिका निभाई। उन्होंने नियोजकों को कृषि पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और कृषि अनुसंधान भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को पुनर्स्थापित किया। औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा दिया। इसमें रसायन, यंत्र विज्ञान के सामान, चाय और रबर जैसे उत्पाद किए। तो दूसरी चुनौती थी पाकिस्तान से युद्ध 1965 में। 1962 में हुए युद्ध के बाद भारत की समस्याएं समाप्त नहीं हुई और 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। पद संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही शास्त्री जी ने आपको सबसे काबिल व्यक्ति साबित किया। यही वह निर्णायक समय था जब पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर घाटी में अशांति फैलानी शुरू की। जब भारत ने विरोध किया तो पाकिस्तान ने जम्मू के चिनाब क्षेत्र में एक हमला किया। जवाब में भारत ने पश्चिमी पंजाब में हमला बोला और लाहौर पर करीब करीब कब्जा कर लिया। लाल बहादुर शास्त्री युद्ध नायक भी बन गए। शास्त्री जी ने देश को युद्ध और सूखा दोनों चुनौतियों से लड़ा दृढ़ संकल्प लेते हुए मशहूर जय जवान जय किसान का नारा दिया। युद्ध नायक होने के साथ ही शास्त्री जी ने हरित क्रांति का सिद्धांत भी बनाया। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। इस माह ने अपने अल्प कार्यकाल में ही भारतीय राजनीति के इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से अगले नेता के चुनाव की समस्या खड़ी हो गई। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद में रह चुकी थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। शास्त्री जी के बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी के रूप में चुना। वह युवा थी और देश के सबसे योग्य नेता नेहरू जी की पुत्री थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसकी करीब करीब सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने पुष्टि की। बेशक मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के मुकाबले अधिक अनुभवी और योग्य थे, परंतु कामराज और अन्य कांग्रेसियों ने देसाई के नाम पर मनाही की और इसीलिए इंदिरा गांधी को प्राकृतिक उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध संसदीय दल नेता का एक चुनाव लड़ा, जिसमें इंदिरा गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के समर्थन में 355 वोट हासिल कर जीत गई और देसाई हार गए। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। इंदिरा को चुने जाने का क्या मुख्य कारण थे? उस समय कांग्रेस के अंदर उपस्थित बड़े नेताओं को सिंडिकेट कहा जाता था। प्रधानमंत्री के चुनाव के समय सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का फैसला यह सोचकर किया था कि इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं है। इसी वजह से सिंडिकेट पर वो हमेशा निर्भर रहेंगी। भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ। देश की स्थिति पहले से अलग थी और इस बार कांग्रेस के सामने गैर कांग्रेस वाद के रूप में एक नई चुनौती आई। चौथे आम चुनाव के समय देश की क्या स्थिति थी? 2 युद्धों का सामना, चीन 1962 में और पाकिस्तान 1965 में। 2 बड़े नेताओं की मृत्यु, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। साथ ही नए प्रधानमंत्री को पद संभाले अभी 1 ही वर्ष भी नहीं गुजरा था, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिहाज से भी कम अनुभवी माना जा रहा था।
उसी समय देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। खाद्यान्न संकट, असफल मानसून, व्यापक सूखा, खेती की उपज में कमी, गंभीर खाद्यान्न संकट के कारण देश त्रस्त था। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था। सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी हो गई थी। इस कारण उसे आर्थिक विकास और नियोजन के संसाधनों को भी सैन्य व्यय में लगाना पड़ रहा था। इस कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट हो गई थी। उपर्युक्त सभी कारणों से रुपए का अवमूल्यन हुआ। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगी। लोगों का असंतोष बढ़ने लगा। देश में हड़ताल और बंद की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, जिससे लोगों की नाराजगी ने उग्र रूप धारण कर लिया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। साम्यवादियों के एक समूह द्वारा गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया। इस दौरान गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। इस स्थिति ने दलगत राजनीति को भी प्रभावित किया। विपक्षी दल जनता के विरोध को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टी यह महसूस करने लगी थी कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ता के आसन पर विराजमान है। विचारधाराओं और कार्यक्रमों में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद भी उन्होंने कई राज्यों में एकजुट होकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा कुछ राज्यों में सीट संबंधी ताल दिया। इंदिरा गांधी की हीनता व कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाने का सुनहरा अवसर उनके सामने था। इस रणनीति को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। गैर कांग्रेसवाद में तर्क देते हुए उन्होंने कांग्रेस शासन को गरीबों के हितों के खिलाफ तथा अलोकतांत्रिक करार दिया और गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाने के लिए गैर कांग्रेसी दलों का एकजुट होना आवश्यक बताया। तो आइए अब हम जानते हैं 1967 का चुनाव। 1967 के आम चुनावों के नतीजे में क्रांतिकारी बदलाव दिखे। चुनाव 520 सीटों के लिए लड़े गए, जिसमें कांग्रेस को केवल 283 सीट यानी केवल 54% सीटें मिली। बहुमत मिला। पहले 3 चुनावों की तरह 70 से 75% सीटों में बहुमत प्राप्त था। विपक्षी दलों को कांग्रेस की कीमत पर लाभ मिला। स्वतंत्र दल को 44 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनसंघ को 35 सीटें मिली। इसी प्रकार दोनों साम्यवादी दल को 42 के करीब सीटें मिली। सबसे बड़ी निराशा मद्रास राज्य में मिली। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को बहुमत तो प्राप्त हुआ था, परंतु वह 1952 से अब तक का सबसे कम बहुमत था। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, बिहार से के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को भी मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस का पतन इतने पर भी नहीं रुका। 1967 में 6 राज्यों में सत्ता उसने खो दी थी। तो अब हम जानते हैं 1967 के बाद चुनाव के बाद क्या हुआ। 1967 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर भी कुछ समस्याएं उभरने लगी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिस वजह से सिंडिकेट और इंदिरा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को यह बात पसंद नहीं आई। वैसे तो यह सब पार्टी के अंदर ही चल रहा था और इतनी बड़ी समस्या नहीं लग रही थी, पर अब यह समस्या खुलकर सामने आ गई। 1967 के चुनावों में से एक नई नीति का चलन आया और वो थी गठबंधन। क्या आप सभी को गठबंधन का अर्थ पता है? गठबंधन उस स्थिति को कहते हैं जब 2
या दो से ज्यादा पार्टियां साथ में मिलकर सरकार बनाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता, यानी कि किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वे अकेले सरकार बना सके। 1967 के चुनावों में किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिला तो अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल का निर्माण किया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन प्रदान किया। इन पार्टियों की विचारधारा में पर्याप्त भिन्नता थी। उदाहरण के लिए बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, जिसमें दो समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इनके साथ ही इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। दल बदल। तो दल बदल का अर्थ अब हम जानते हैं। सरल शब्दों में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को बदलना है। तो आइए अब हम जानते हैं इस उक्ति आया राम गया राम के बारे में। विधायकों द्वारा जल्दी जल्दी पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द जुड़ा, आया राम व गया राम। इस जुमले की शोहरत के साथ एक विशेष घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक रिकॉर्ड ही बना दिया। उन्होंने एक पखवाड़े 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और कहा जाता है कि जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर वापस कांग्रेस में आने की इच्छा प्रकट की तो कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह ने उनके बारे में चंडीगढ़ प्रेस के सामने घोषणा की कि गया राम था, अब आया राम है। गया लाल की इस जल्दबाजी को आया राम और गया राम की उक्ति के रूप में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। भारत की राजनीति में दल बदल के अनेक कारण हैं। आइए अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। मंत्री पद के लालच में विपक्षी दलों के असंतुष्ट सदस्य दल बदल करते हैं। भारत के अनेक राजनीतिक दलों के सिद्धांत, आदर्श और कार्यक्रम एक जैसे हैं, अतः उन्हें दल बदल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। व्यक्तिगत लाभ या सत्ता की भूख भी दल बदल को बढ़ावा देता है। जब कोई मंत्री अपने पद से हटा दिया जाता है तब वह असंतुष्ट बनकर अपने ही दल को तोड़ने की कोशिश करता है और इस तरह दल बदल को बढ़ावा मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं कांग्रेस में विभाजन कैसे हुआ। राज्य में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपने खुद की पार्टी के भीतर से ही मिली। सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर का ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट के नेताओं को आशा थी कि इंदिरा गांधी उनकी कठपुतली बनेंगी, परंतु इंदिरा गांधी ने तो सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को शामिल किया। इस समय इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियां थी। पहली, सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होना और अपना एक अलग मुकाम बनाना। दूसरी चुनौती 1967 में कांग्रेस द्वारा खोई सत्ता को हासिल करना। विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने समाज नीतियों को अपनाना यानी कि गरीबों की ओर ध्यान देने का फैसला किया तथा कुछ प्रमुख कदम उठाए। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीम, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, देश में गरीबों के हित के लिए नीतियां, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। 1970 में इंदिरा गांधी ने इस समर्थन वाली सरकार को गिराने का फैसला लिया था। वह एक साहसिक कदम था। इसके परिणाम सकारात्मक रहे।
कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में ही रहे, चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी में सफल रही। इसीलिए भारतीय राजनीति के बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए। एक तरफ जहां सिंडिकेट ने उस समय के लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने संजीवा रेड्डी से अनबन होने के कारण वीवी गिरी को बढ़ावा दिया। एन निजलिंगप्पा, जो कि उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि सभी संसद पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट देंगे, जबकि इंदिरा गांधी ने सभी से अपने मन की आवाज को सुनकर वोट डालने को कहा। इंदिरा द्वारा समर्थित वीवी गिरी चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बने और सिंडिकेट के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को हार का मुंह देखना पड़ा। यह हार सिंडिकेट से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले कई सांसदों ने भी सिंडिकेट की कांग्रेस को छोड़ दिया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह कांग्रेस का विभाजन हुआ। विभाजन के कारण कांग्रेस अल्पमत में आ गई क्योंकि सांसदों का विभाजन हो गया। इसी बीच सीपीआई और डीएमके ने कांग्रेस को समर्थन दिया और केंद्र में सरकार बनी। प्रिवी पर्स की समाप्ति हुई। आइए जानते हैं इसके बारे में। देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने भरोसा दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासन परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर जन समर्थन भी खूब मिला। भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुए। कांग्रेस आर के गठन के पश्चात इंदिरा गांधी ने पहली चीज यह की कि उन्होंने पार्टी को अलग रखकर निर्वाचक से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। इसके लिए उन्होंने एक सामाजिक योजना शुरू की जिससे कि कांग्रेस का कायाकल्प हो गया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति और राजाओं के लिए सारी सुविधा को रद्द कर दिया। अब इंदिरा गांधी का एक नया नारा था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ की लहरों पर सवार होकर उन्होंने 1971 में एक मध्यावधि चुनाव करवाए। उन्होंने एक व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया जिसमें समाज के दबे हुए तबके, गरीब, दलित, महिलाएं व मुसलमान लोगों को अपील कर गई। जब इंदिरा गांधी ने पूर्व साथी कांग्रेस ओ से अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इंदिरा हटाओ शुरू किया। तब तक इंदिरा ने गरीबी हटाओ आंदोलन जोर शोर से शुरू कर दिया था। 5वें आम चुनावों में कांग्रेस आर को 44% वोटों के साथ 352 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ओ को 10% वोटों के साथ केवल 16 सीटें ही मिली। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत और इंदिरा गांधी को 10 करोड़ शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने पर उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, जिसका कांग्रेस आर को 1972 के विधानसभा चुनाव में लाभ मिला। इंदिरा गांधी ने भारत के राजनीतिक नक्शे में अपने आप को मजबूती से स्थापित कर लिया था। उन्होंने शक्ति पर एकाधिकार किया। वह दल और सरकार दोनों की प्रमुख बनी, ऐसी शक्ति के साथ जिसे उन्होंने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री का अपदस्थ पद स्थापित किया। इससे पार्टी के नेताओं में अपनी वफादारी इंदिरा के सामने साबित करने की होड़ मच गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती और सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसे इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय जीत का नाम मिला। पूर्व बंगाल और पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत की जीत ने साबित किया कि इंदिरा गांधी का साहस, निर्णय और क्षमता बेजोड़ है। पुनर्स्थापन यानी कि रेस्टोरेशन। कांग्रेस के पुनर्स्थापन से मतलब है कांग्रेस को उसकी पुरानी स्थिति में ले आना,
जैसा कि हमने पढ़ा कि 1967 में कांग्रेस को काफी कम वोट मिले और सीटें मिली, परंतु 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने कांग्रेस को अपनी पुरानी स्थिति में वापस ले आई, अपना वही पुराना स्थान प्राप्त हुआ। इसे ही कांग्रेस का पुनर्स्थापन कहेंगे। क्या थी इस पुनर्स्थापन की विशेषताएं? इंदिरा की लोकप्रियता पर निर्भर थी, पार्टी में उपस्थित अलग अलग गुटों की समाप्ति, समाजवादी विचारधारा, गरीबों का कल्याण मुख्य मुद्दा, पहले से अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली। अब कांग्रेस पूर्णतया अपने सर्व नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों व हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को भी बदल कर रख दिया। तो अब हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।